तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो चलिए आज देखिए, आज से पहले हमने और भी वीडियो लेक्चर को डाल रखा है। कृपया करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। 2 वीडियो लेक्चर को हमने डाल रखा है, उसको देखिए तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आज अब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देख रखे हैं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो मान लेते हैं हमारे पास अभिक्रिया जो है सो माना कि अभिक्रिया हमारे पास यानी रिएक्टेंट से हमको प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अभिक्रिया ये है। तो आपने एक बात पढ़ रखी है, हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं कि यहाँ पर देखिए माइनस डी आर बाई डी टी बराबर होता है के आर पर पावर एन के। दोनों ही वेग रासायनिक अभिक्रिया के वेग के ही सूत्र हैं, जो कि ये आया था उत्पाद से हमको, और हमको ये आया था वेग समीकरण से, यानी कि वेग व्यंजक से। हमको ये आया था के आर पावर, ये आया था हमको वेग व्यंजक से, और ये हमको आया था अभिक्रिया के वेग से। और लेकिन दोनों ही अभिक्रिया के वेग ही हैं। तो चलिए, तो हमने इसके बारे में बात कर रखा है पहले से ही। तो चलिए, तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर होता है के आर पावर एन। तो चलिए, तो अभी जो हम यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एन क्या है? एन जो अगर किसी अभिक्रिया की, यानी यहाँ पर कोटि है, कोटि। अगर हम शून्य कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एन का मान, अगर शून्य कोटि अभिक्रिया, इसका मतलब क्या, यानी इस अभिक्रिया में जो है सो एन का मान शून्य है। तो जहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पर एन बराबर, यदि एन बराबर इसमें शून्य है, शून्य कोटि अभिक्रिया एन बराबर शून्य है, यदि एन बराबर शून्य है तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा माइनस डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा के आर पर पावर, यहाँ पर एन था, पहले यहाँ पर एन था, लेकिन अब यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो शून्य कोटि अभिक्रिया में एन का मान कितना होता है? शून्य होता है। तो चलिए अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए माइनस डी आर बाय डी टी, और यहाँ बराबर बात किया जाती है इसका मान, तो किसी पर पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो के और गुना कर देंगे 1 से, तो के ही रह जाएगा। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को भी उस साइड लेकर चला जाता हूँ, यानी माइनस यहाँ पे है तो उस साइड हम माइनस लेकर जा सकते हैं, और यहाँ पे भाग में है डी टी, तो इसको भाग में गुना कर देंगे उस साइड। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी आर बराबर हो जाएगा, इस माइनस को उस साइड कर दिए हैं तो माइनस के, और यहाँ पर डी टी को उस साइड गुना किए तो यहाँ पर हो जाएगा के गुना डी टी। तो चलिए, अब हम इसको दोनों तरफ समाकलन करने पर, यानी दोनों तरफ इसको समाकलन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब चलिए दोनों तरफ समाकलन करते हैं। इस सभी देखिए यहाँ पर है डी आर है, तो यहाँ पर समाकलन लगा देंगे, तो डी आर, राइट। और यहाँ पे जो है सो बराबर में हो जाएगा, ये माइनस का बाहर ही रह जाएगा, तो माइनस यहाँ पर जाएगा के डी टी। अब बात करते हैं, देखिए इसके आगे यहाँ पर लिमिट लगती है एक, राइट। यहाँ पर जब आप समाकलन का चिन्ह लगाते हो तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम छोटा सा मान लेते हैं। देखिए, यदि समय बराबर हमारे पास 0 था, कभी तो 0 जब हमारी अभिक्रिया शुरू नहीं हो रही है, यानी कि आप कह सकते हो यदि समय शून्य है तो उसके लिए जो होगा, यानी कि आर की जो सांद्रता होगी इसकी, यानी कि इसकी जो सांद्रता होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, यदि समय बराबर 0 है, तो आर की जो सांद्रता हो जाएगी, यानी अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी, वो आर नोट हो जाएगी। मान लेते हैं कि यार यदि समय बराबर 0 है तो इसकी अभिकारक सांद्रता आर नोट है। यदि मान लेते हैं समय बराबर टी है, तो इसको आर की जो, यानी अभिकारक की जो सांद्रता है वो आर टी है, जो कि आप जानते हैं। यदि समय बराबर 0 है मतलब ये अभिक्रिया नहीं शुरू हुई है, तो मतलब ये आर नोट जो है सो प्रारंभिक है, सांद्रता है अभिकारक की, और ये आर टी जो है सो इसकी अंतिम सांद्रता है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो छोटी सी बात एक और है, आप थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा इसमें यहाँ मैथ्स की नॉलेज ज़रूरी है यहाँ पे, तो थोड़ा बायो वाले विद्यार्थियों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा और अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में हम और भी इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको पूरा रूप से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे आपको कहीं पे देखा हुआ मिल जाए समाकलन dx, तो यहाँ पर समाकलन हटना है, इसका इंटीग्रेशन करने पर होता है इसका मान x। यदि समाकलन dy है तो यहाँ पर उसका मान होता है y, और ये यदि आपको मिल जाएगा dz तो इसका मान होगा z समाकलन के साथ। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिमिट लगती है, यदि मान लेते हैं समय यहाँ पर t, यहाँ पर समय यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर इसकी सांद्रता थी r0, और समय यहाँ पर t है, यानी कि समय t है तो इसकी सांद्रता है, अभिकारक सांद्रता RT, राइट। अब मैं यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे, यानी कि dr का समाकलन करना है हमको, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए आपका इंटीग्रेशन करेंगे, तो dr का जैसे यहाँ पर हुआ था dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो उसी पर dr का हो जाएगा सीधा r, यहाँ पे x का स्थान पर किसी पे r हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए r, और यहाँ पर एक लिमिट लगती है इस समाकलन के हटने के बाद, जो कि यहाँ पर नीचे में r0 और यहाँ पर है RT, राइट। अब उसके बाद क्या है बराबर, अब यहाँ पर देखिए माइनस, और ये के जो है बाहर निकल जाएगा क्योंकि एक नियतांक है, और जिसके साथ d जुड़ा हुआ होता है, d के साथ जो भी जुड़ा हुआ होता है उसका होता है इंटीग्रेशन। क्योंकि बेचारा ये पीछे में था, पीछे वाला इसको निकाल दिए, तो पहले बाहर निकाला चाहिए था, इसको निकाल दिए। अब उसका dt का समाकलन कीजिए, अब तो यानी इंटीग्रेशन कीजिए इसका। अगर d जैसे हमारे dx था, इसका x था, वैसे यहाँ पर dt है, तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा t, लेकिन इसमें लिमिट लगाना होगा कि 0 से t तक, राइट। इतना बात आप समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब जब हमको r की इसके स्थान पर हमको क्या लिखना होगा, देखिए जब लिमिट लगती है तो लिमिट लगा देने के बाद यहाँ पर होती है अपर सीमा माइनस लोअर सीमा, मतलब उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक के अंतिम में अपर सीमा यहाँ पर इसका RT, तो यहाँ पर r के स्थान पर हो जाएगा RT, और होता है माइनस लोअर सीमा, अपर सीमा माइनस लोअर सीमा, यानी अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो RT इसका स्थान पर RT और लोअर वैल्यू कर देंगे, मतलब यहाँ माइनस R0, राइट। अब बराबर ठीक उसी बात करेंगे, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, तो माइनस के ब्रैकेट कर देंगे। आप उच्चतम सीमा यहाँ इसका t को हमको लिखना है, तो उच्चतम सीमा यहाँ पर t है, और माइनस इसका न्यूनतम सीमा माइनस यानी कि 0 है, तो माइनस 0, यानी अपर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। यहाँ पे अपर वैल्यू के माइनस के और अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। चलिए तो यहाँ तक हो चुका है। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पर जैसे RT है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको माइनस R0 को उस साइड हम भेज देंगे, तो प्लस R0 उधर जाकर हो जाएगा, तो माइनस के, और यहाँ पर t में से शून्य को घटाएंगे तो t ही हो जाएगा, और t को के से गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर KT, राइट। और यहाँ पर माइनस यानी कि माइनस R0 है, तो उधर जाकर हो जाएगा यहाँ पर प्लस R0। चलिए तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करके इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे खिंचाता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं y बराबर mx प्लस c है, तो इसका ग्राफ कैसे खिंचाता है देखिए, यानी y जो है सो y लंबवत रूप में होता है, यहाँ पर y होता है, और जो x है x यहाँ पे इसके नीचे होता है, और m है m ये स्लोप कहलाता है, स्लोप मान कि इसको आप बोल सकते हो, चलो इसका स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है, प्रवणता आप इसको बोल सकते हो हिंदी में। तो ये स्लोप है। अब स्लोप है तो अब यहाँ पे ये जो c है, c यहाँ पर इस बिंदु को डिनोट करते हैं जहाँ से ग्राफ शुरू होती है। जैसे आप मान लेते हैं c यहाँ पर है, c यहाँ से मान लीजिए शुरू हुआ है, और m यहाँ पर स्लोप है। यदि m का मान आपको प्लस में आता है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, यदि m का मान यदि माइनस में आता है तो ग्राफ नीचे आएगा। तो अब ये एक बार हम मान लेते हैं, यदि m का मान यदि प्लस में जाएगा तो यहाँ पर ग्राफ ऐसे जाएगा, ये यानी m का मान यदि आपको प्लस में है तब, यदि m का मान माइनस में होता है यहीं पर, तो इसको मिटा करके तब ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर m का मान हो जाता तब माइनस में। तो इस बात को आप समझ चुके हैं। तो इसी समीकरण को हम इसके साथ कंपेयर करने वाले। तो चलिए लिखिए इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y बराबर mx प्लस c। अब इस दोनों से आप कंपेयर कीजिए, देखिए यदि आप मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा RT के स्थान पर है y, और m के देखिए यहाँ पर x के स्थान पर है t,
t है x के स्थान पर, और पूरा अगर बात किया जाए कि m के स्थान पर, तो यहाँ पर m के स्थान पर माइनस k है, और c के स्थान पर यहाँ पर r नोट है। तो इसी के कंपेयर करने के साथ साथ इसी कंपेयर करते हुए हम एक ग्राफ खींचते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम एक अगर ग्राफ खींचेंगे, इस टाइप से ग्राफ होगा इसका, देखिए ऐसे इसका ग्राफ है, थोड़ा हम बड़ा ले लेते ग्राफ को, चलिए, और ऐसे ग्राफ है। तो इस ग्राफ में देखिए y होता है ऊपर में, y होगा ऊपर में, तो y के स्थान पर है RT यहाँ पर, यानी अभिकारक की सांद्रता है ये, राइट। अभिकारक की क्या है, ये सांद्रता हुआ, तो ये हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता RT, और यहाँ पे देखिए वो RT हो गया। उसके बाद देखिए अब x यहाँ पर t है, तो x के स्थान में यहाँ पर t है, तो यानी समय के साथ ये बन रहा है ग्राफ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये t, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर c के स्थान पर क्या है, r नोट है, तो c के जहाँ से ग्राफ शुरू होता है यहाँ पर c का स्थान r नोट है, यहाँ पर देंगे r नोट, राइट। अब यहाँ पर देखिए m का मान है माइनस k, आपको मैंने पहले ही बता रखा है m का मान यदि प्लस में होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, और m का मान माइनस में होगा तो उसका ग्राफ नीचे आएगा। तो यहाँ पर इसका मान है k, तो k है तो ग्राफ यानी माइनस k, तो इसका मान आएगा नीचे, ऐसे आ गया, यानी यहाँ पर m का मान जो है सो माइनस k है, इसीलिए इसका नीचे आ रहा है। तो इतना बात आप समझ चुके हैं। यानी देखिए ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको समझना है। देखिए जैसे यहाँ पर है ये, अभी हमने आपको पहले ही बताया था, ये जो आर नोट है ये प्रारंभिक सांद्रता है। कितना सांद्रता, मतलब प्रारंभ में था, टेमरवा शुरू होने से पहले। अब यहाँ पर ये जो RT जो है सो यानी कि कह सकते हो आप अंतिम में बोल सकते हो, यानी कि इसकी सांद्रता है RT, तो यानी कि t समय में। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको आप मानते हो RT, इस पूरा को यहाँ पर RT मानते हो, और इसको R नोट मानते हो, मतलब यह यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है। यदि यहाँ पर समय को डिनोट करता है, यहाँ पर अगर प्रारंभिक सांद्रता है हमारा R नोट, तो यहाँ पर समय था पहले 0, यहाँ पर क्या था पहले समय, यहाँ पर था समय 0, और समय G0 पर इसकी सांद्रता कितना थी, R नोट थी, मतलब कि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अभिक्रिया शुरू होगी तो आप जरा अपने आप से दिमाग लगा सकते हो, अभिक्रिया अगर शुरू होगी तो आप बताइए अभिक्रिया शुरू होगी, क्या अभिकारक का मान घटेगा या बढ़ेगा, यानी समय आगे बढ़ेगा, इसका मतलब अभिकारक धीरे धीरे घटता जाएगा। ऐसा तो बात हो नहीं सकता कभी कि अभिकारक बढ़ता जाएगा, अभिकारक तो कभी बढ़ नहीं सकता ना। यदि अभिकारक है तो उसे उत्पाद बनना शुरू कर, मतलब अभिकारक घटता जाएगा, उत्पाद बनता जाएगा। तो यहाँ पर अभिकारक के लिए यदि हम बना रहे हैं अभिकारक के तौर से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर R नोट यहाँ प्रारंभिक सांद्रता है, और यहाँ पर समय यहाँ पर t बराबर था 0। समय को के आगे बढ़ने के साथ साथ ये अभिकारक R नोट था प्रारंभिक, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। कभी ऐसा आएगा जो फिर नीचे बढ़ जाएगा और अभिक्रिया करना बंद कर देगा, क्योंकि अभिकारक पूरे खत्म हो जाएंगे हमारे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए टेक स्क्रीनशॉट चलिए।